अगर हम सब जरा ध्यान दें तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कोई परमाणु बम नहीं है और ना ही कोई कोई बहुत भयानक वायरस या ग्लोबल आर्थिक संकट। हाँ, ये चीजें खतरनाक तो है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जिन्होंने सोचना बंद कर दिया है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? क्या? ये लोग कोई अनपढ़ या जाहिल लोग नहीं हैं। ये हमारे और आपके जैसे हाईली एजुकेटेड बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए लोग हैं जो बस अब एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। एग्जैक्टली। और दक्ष त्यागी की जो किताब है ना, अ नेशन ऑफ इडियट्स, वो ठीक इसी डरावनी सच्चाई पर रोशनी डालती है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारा मेन मकसद ये समझना है कि कैसे हम सब, और खासकर आज के जो विद्यार्थी हैं, वो जाने अनजाने में अपनी सोचने समझने की आज़ादी खो रहे हैं। और सिर्फ खो ही नहीं रहे हैं, बल्कि कैसे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को वापस हासिल करके इस जाल से बाहर भी निकला जा सकता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो हुक है ना किताब का, ये अपने आप में काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए, जब हम मूर्खों के देश या नेशन ऑफ इडियट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ऐसे लोगों की तस्वीर आती है जिन्हें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब जिन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, है ना? लेकिन दक्ष त्यागी का पॉइंट इसके बिल्कुल उलट है। आज समस्या इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, समस्या ये है कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने से थक चुका है। ओवरलोड हो गया एक तरह से। 100%। और जब दिमाग थक जाता है ना, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। मतलब जो भीड़ कर रही है वही करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। लेखक का मकसद यहाँ किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि वो एक सख्त वेकअप कॉल दे रहे हैं, उस गहरी नींद से जगाने के लिए जिसमें समाज बिना सोचे समझे जानकारी को सच मानकर बस सो रहा है। सही बात है। और हम सब जानते हैं कि आजकल ये इको चैम्बर क्या होता है। सोशल मीडिया पर हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये बात तो अब काफी पुरानी हो चुकी है। हाँ, ये तो सबको पता ही है। लेकिन यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो ये है कि हम इतने स्मार्ट होने के बावजूद इस ट्रैप तक फंसते कैसे हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब अगर मुझे पता है कि कोई एल्गोरिदम मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो भी मैं उस लूप से बाहर क्यों नहीं आ पाता? क्या ये हमारी कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी है या सिर्फ तकनीक का जादू है? देखिए, तकनीक तो सिर्फ उस कमजोरी का फायदा उठाती है। जो असली जड़ है ना, वो हमारे मनोविज्ञान और हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में छिपी है। अच्छा, बायोलॉजी कैसे? मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं। कॉग्निटिव ईज मतलब दिमाग का आलस्य? एक तरह से हाँ, आप इसे दिमाग का आलस्य कह सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा पीछे जाके समझते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, कबीलों में रहता था, हंटर्स और गैदरर्स वाले टाइम पर। बिल्कुल, तो उस समय भीड़ से अलग सोचने का मतलब था कबीले से बाहर कर दिया जाना। और कबीले से बाहर होने का सीधा मतलब था किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाना, मौत तय थी। वाह, तो मतलब सर्वाइवल के लिए भीड़ के साथ रहना जरूरी था। एग्जैक्टली। तो हमारे दिमाग की वायरिंग कुछ इस तरह से हुई है कि जब हम भीड़ के साथ सहमत होते हैं तो हमारा दिमाग हमें सुरक्षित महसूस कराता है और एक डोपामीन रिलीज करता है। ओह, मतलब एक फील गुड हार्मोन मिलता है हमें। हाँ, लेकिन जब हम किसी ऐसी बात का सामना करते हैं जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो खतरे के समय एक्टिव होता है, फाइट और फ्लाइट वाला मोड। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमारे राजनीतिक या सामाजिक विचारों से असहमति जताता है, तो हमारा दिमाग उसे एक वैचारिक बहस की तरह नहीं लेता, वो उसे एक जानलेवा हमले की तरह प्रोसेस करता है। बिल्कुल सटीक। हमारा शरीर सच में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। ये तो बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है ना? इसीलिए जब कोई हमारे पुराने विचारों को चुनौती देता है तो हम तर्क से बात करने के बजाय तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, लोग एकदम से गालियों पे उतर आते हैं सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम इसी बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे नहीं चाहते कि आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो यूजर ऐप बंद कर देगा, उनका नुकसान होगा। बिल्कुल। इसलिए वे आपको एक ऐसे डिजिटल कमरे में बंद कर देते हैं जहां सब आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यार, इस पर मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। बताइए। ये ना ऐसा है जैसे किसी ने आपको एक विशाल शीश महल में बंद कर दिया हो। शीश महल? अच्छा। हाँ, एक ऐसा कमरा जहां की हर दीवार, छत और फर्श सिर्फ आईने से बने हो।
आप उस कमरे में जहां भी देखते हैं, आपको सिर्फ अपना ही अक्स, अपनी ही शक्ल और अपने ही विचार दिखाई देते हैं। ये बहुत ही डीप बात है। और कुछ समय बाद ना आपको लगने लगता है कि दुनिया में बस यही एक सच्चाई है। आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, वो सिर्फ आपकी अपनी आवाज गूंज रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई बाहर से आकर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करे, तो हम खुद उस इंसान से लड़ने लगते हैं। ये शीश महल वाली एनालॉजी बहुत पावरफुल है। और यही वो जगह है जहां से दक्ष त्यागी का वो नेशन ऑफ इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मतलब जब पूरा का पूरा समाज ही शीश महल में रहने का आदी हो जाए। एग्जैक्टली। जब ऐसा होता है तो वहां कोई नया विचार जन्म ले ही नहीं सकता। लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करते हैं। हाँ, कोई खबर आई बस फॉरवर्ड कर दी, बिना ये सोचे कि इसके पीछे का सोर्स क्या है। लोग उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खबर उनके उस शीश महल के भ्रम को और मजबूत करती है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर ये पूरी स्थिति हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और इन अरबों डॉलर की टेक कंपनियों के पावरफुल एल्गोरिदम का नतीजा है, तो इसमें एक आम इंसान की क्या गलती है? पॉइंट तो है आपका। मतलब अगर मेरे दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है, हाँ। और टेक कंपनियां उसे हैक कर रही हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई 16 या 18 साल का विद्यार्थी रातों रात इस इको चेंबर को तोड़कर बाहर आ जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और ये सच है कि सिस्टम हमारे खिलाफ स्टैक्ड है। बिल्कुल है। लेकिन इंसान जानवरों से अलग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, दिमाग का वो हिस्सा जो हमें तर्क करने और अपनी ही बायोलॉजी के खिलाफ जाने की ताकत देता है। किताब इसी बात पर जोर देती है कि हम हमेशा अपनी बायोलॉजी ये एल्गोरिदम का बहाना नहीं बना सकते। मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। 100%। और जहां तक उस 16 साल के विद्यार्थी की बात है ना, समस्या सिर्फ डिजिटल दुनिया की नहीं है। चेंबर, ये काफी दिलचस्प टर्म है। मतलब अगर तकनीक हमें बेवकूफ बना रही है, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और परंपराएं उस बेवकूफी को सर्टिफाई कर रही हैं? आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कुछ सीख ही रहा होगा, लेकिन स्रोत सामग्री तो परंपरा और ये जो रटने वाली शिक्षा है उस पर बहुत कड़ा प्रहार करती है। देखिए, परंपराएं अपने आप में बुरी नहीं होती। हाँ, उनका कुछ तो लॉजिक रहा होगा शुरू में। एग्जैक्टली। कोई भी परंपरा तब शुरू होती है जब किसी खास समय और परिस्थिति में कोई समस्या आती है और लोग उसका एक व्यवहारिक समाधान निकालते हैं। ठीक है। लेकिन 100 साल बाद जब वो परिस्थिति ही नहीं रहती, तब भी हम उस समाधान को ढो रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं। बिल्कुल। और जब समाज में ये मानसिकता हावी हो जाती है तो सवाल पूछना एक तरह का अपराध मान लिया जाता है। हाँ, इसका एक बहुत ही हल्का फुल्का उदाहरण हमारे घरों में ही दिखता है। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी रोक देना। ओह हाँ, ये तो बहुत आम है। अब देखिए, शायद 100 साल पहले जब लोग बैलगाड़ी या घोड़े से चलते थे, तो रात के अंधेरे में किसी जंगली जानवर या बिल्ली की चमकती आंखों को देखकर घोड़े भी तक जाते होंगे। हाँ, तो उस समय रुकना बहुत तार्किक था। बिल्कुल लॉजिकल था। लेकिन आज एक बंद एसी कार में ब्रॉड डे हाइट में बिल्ली के रास्ता काटने पर ब्रेक मारने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है। हम बस एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये तो हुई मजाक की बात। असली प्रॉब्लम तो तब है जब यही मानसिकता हमारे सामाजिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक सोचने के तरीके पर लागू होती है। तब ये सच में खतरनाक हो जाती है। 100%। और यहीं पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता सामने आती है। वो कैसे? हमारी आज की शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा है ना, वो इंडस्ट्रियल एज यानी औद्योगिक क्रांति के समय तैयार किया गया था। अच्छा, फैक्ट्रियों वाले जमाने में? हाँ, उस समय फैक्ट्रियों को ऐसे मजदूरों की जरूरत थी जो बस निर्देशों का पालन करें, जो सवाल न पूछें और लगातार 8 घंटे एक ही काम बिना बोर हुए कर सकें, ताकि असेंबली लाइन चलती रहे। एग्जैक्टली। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारे स्कूल आज भी उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है ना? सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थी बस चीजों को याद करे, परीक्षा में उगल दें और अच्छे नंबर ले आए। यानी हम बच्चों के दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेसर की तरह नहीं। बहुत खूब, ठीक यही हो रहा है। रटना यानी रोट लर्निंग दिमाग में याददाश्त तो बढ़ाती है, डेटा सेव कर लेती है। हाँ, लेकिन जब बात किसी डेटा को एनालाइज करने, उसमें कमियां निकालने या दो अलग अलग विचारों को जोड़कर एक नया विचार बनाने की आती है, यानी प्रोसेसर वाले काम की, बिल्कुल, तो वहां दिमाग ब्लैंक हो जाता है,
क्योंकि उसे कभी उस तरह की कसरत करने का, क्रिटिकल थिंकिंग का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ मैं फिर से विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, एक स्कूल जाने वाले बच्चे पर बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, सोसाइटी का प्रेशर है कि अच्छी नौकरी पानी है। बिल्कुल, प्रेशर तो बहुत होता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा क्लास में टीचर से ये पूछ ले कि मैम, हम ये इतिहास का चैप्टर इस नजरिए से क्यों पढ़ रहे हैं, किसी और नजरिए से क्यों नहीं, तो अक्सर क्या होता है, उसे डांट कर बिठा दिया जाता है। हाँ, ये बहुत आम बात है हमारे क्लासरूम्स में। तो एक ऐसा सिस्टम जो असहमति को पनिश करता हो, वहां कोई बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकता है? ये तो नामुमकिन सा लगता है। ये सबसे मुश्किल चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है, और दक्ष त्यागी इस बात को बखूबी समझते हैं। तो उनका क्या सुझाव है इसके लिए? उनका मानना है कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ डिग्री पाना नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र विचारक बनना है। इंडिपेंडेंट थिंकर। हाँ, और स्वतंत्र विचारक बनने के लिए आपको सिस्टम से लड़ने या किताबें जलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? ये विद्रोह आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। जब एक विद्यार्थी क्लास में बैठता है तो उसे वो सब पढ़ना और समझना है जो सिलेबस में है, एग्जाम भी पास करना है, लेकिन उसे हर चीज को चुपचाप परम सत्य नहीं मान लेना है। तो मतलब आप गेम के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस गेम को हैक करने की तैयारी भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही तरह से रखा आपने इसे। असली शिक्षा वो है जब आप ये समझ जाएं कि कौन सी जानकारी सिर्फ एक तथ्य है, यानी फैक्ट है, और कौन सी जानकारी किसी का ओपिनियन या एजेंडा है। ये फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब आप फैक्ट और ओपिनियन में अंतर करना सीख जाते हैं, तब आप एक नेशन ऑफ इडियट्स का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। ओके, तो हमने प्रॉब्लम को तो बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है। हाँ। हमने बायोलॉजी समझ ली, एल्गोरिथम का खेल समझ लिया, और ये भी देख लिया कि कैसे हमारे स्कूल और हमारी परंपराएं हमें कन्फर्मिस्ट यानी सिर्फ आज्ञाकारी बना रहे हैं। सही कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सबसे बाहर कैसे निकलें, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो इस चर्चा को सुन रहे हैं। वे ऐसा क्या कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हम सिस्टम को तो रातों रात नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल नहीं बदल सकते, और यही किताब का सबसे मजबूत हिस्सा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सब कुछ अपने ऊपर लेना। हाँ, अक्सर हम कहते हैं कि मीडिया खराब है या सरकार ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। हम दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन लेखक का साफ कहना है कि किसी और पर दोष मढ़ना सबसे बड़ी बौद्धिक कायरता है, इंटेलेक्चुअल कावर्डिस। हाँ, सिस्टम अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है। इको चेम्बर से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए इन कदमों पर एक एक करके बात करते हैं। पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है अपने बौद्धिक आहार या इंटेलेक्चुअल डाइट में थोड़ा फ्रिक्शन लाना। इंटेलेक्चुअल डाइट मतलब जो जानकारी हम कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह अगर आप रोज सिर्फ मीठा खाएंगे तो शरीर खराब होगा, वैसे ही अगर आप सिर्फ वही विचार पढ़ेंगे जो आपको पसंद है तो दिमाग सड़ेगा। ये तो है। विद्यार्थियों को जानबूझकर ऐसे लेखकों को पढ़ना चाहिए, ऐसे पॉडकास्ट सुनने चाहिए, या ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिनकी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इससे तो बहुत स्ट्रेस होगा, दिमाग तो इसे खतरे की तरह लेगा। बिल्कुल होगा, और इसी इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट या बौद्धिक असहजता को बर्दाश्त करना ही तो असली ट्रेनिंग है। अच्छा, मतलब उस स्ट्रेस से भागना नहीं है? नहीं, भागना नहीं है। जब आप किसी विरोधी विचार को सुनते हैं तो आपका पहला रिफ्लेक्स होगा गुस्सा करना। आपको उस गुस्से को रोकना है और खुद से पूछना है, ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या है। समझने की कोशिश करनी है। हाँ, आपको उससे सहमत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको उसका नजरिया समझना आना चाहिए। ये पहला कदम है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, यानी अपने उस शीश महल में कुछ पारदर्शी खिड़कियां लगाना ताकि बाहर की असली दुनिया दिख सके। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है 3 बार क्यों पूछने की आदत, यानी द रूल ऑफ 3 वाइज। द रूल ऑफ 3 वाइज, ये कैसे काम करता है? जब भी आपके सामने कोई नई जानकारी आए, कोई फॉरवर्ड किया गया मैसेज आए, या कोई बहुत पुरानी परंपरा की बात हो, तो अंध भक्तों की तरह उसे मत मानिए। उस पर सवाल उठाइए। हाँ, खुद से 3 बार क्यों पूछिए। जैसे, ये खबर मुझे क्यों भेजी गई है, फिर इसके पीछे फायदा किसका है, और तीसरा,
क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? वाह, ये बहुत ही शानदार टूल है और मुझे लगता है कि ये क्यों पूछने की आदत ही सबसे बड़ी बगावत है आज के टाइम में। बिल्कुल है। लेकिन एक डर जो लोगों के मन में होता है ना, वो ये कि जो ज्यादा सवाल पूछता है, सोसाइटी उसे बेवकूफ या अज्ञानी मान लेती है। लोग सोचते हैं, अरे इसे तो इतना भी नहीं पता। और यही वो भ्रम है जिसे हमें तोड़ना है। सवाल पूछना अज्ञानता की निशानी नहीं है। तो क्या है? ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग अभी जिंदा है, वो काम कर रहा है। जानकारी को सिर्फ इसलिए निगल लेना क्योंकि वो किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने कही है या क्योंकि लाखों लोग उस पर लाइक का बटन दबा रहे हैं, ये है असली अज्ञानता। 100%। जब कोई एक विद्यार्थी किसी क्लासरूम में या कोई एक व्यक्ति अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में एक तार्किक सवाल पूछता है ना, तो वो पल उस पूरे ग्रुप के कॉग्निटिव ईज को तोड़ देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। मतलब आपका एक सवाल उस पूरे शीश महल के आईनों में दरार डाल देता है। एग्जैक्टली। हो सकता है शुरुआत में लोग आपसे चिढ़ जाएं, आपको ग्रुप से बाहर कर दें। हाँ, वो आपको विद्रोही मान लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में वो बीज तो बो ही दिया जाता है कि हाँ यार, ये बात तो सोचने वाली है, इसने पॉइंट तो सही उठाया है। बिल्कुल, वो जो बीज है वो धीरे धीरे पनपता है। हाँ, बदलाव कोई जादू नहीं है जो अचानक आसमान से उतरेगा। जब एक इंसान सवाल पूछता है तो वो एक नई दिशा खोलता है। और जब ऐसे 10 लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक डिबेट शुरू होती है। सही कहा। और जब समाज का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे चीजों को मानना बंद कर देता है, तभी कोई देश नेशन ऑफ इडियट्स बनने से बच सकता है। वाह! तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अ नेशन ऑफ इडियट्स सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है। हाँ, ये एक चेतावनी है उस भविष्य की जो हमारा इंतजार कर रहा है, अगर हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सोचने की क्षमता को आउटसोर्स करना बंद नहीं किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारी खुद की बायोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलकर हमें एक कंफर्ट जोन में धकेल रही हैं। और कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली हमें सवाल पूछने के बजाय सिर्फ निर्देशों का पालन करना सिखा रही है। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे अहम बात जो आज निकल कर आई है वो ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अपने ही दिमाग से होकर गुजरता है। और वो रास्ता है जिम्मेदारी लेना, अपने विचारों की, अपनी धारणाओं की और अपने सवालों की जिम्मेदारी। हाँ, खुद सोचना शुरू करना। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सोच पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए, तब हम सही मायनों में शिक्षित कहलाने के हकदार बनते हैं। क्या बात है! बहुत ही गहराई से समझाया आपने इस पूरे विषय को। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस स्रोत सामग्री की गहराई से निकलता है और जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। जरा इस पर गौर कीजिएगा। अगली बार जब कोई नई जानकारी, कोई न्यूज़ आर्टिकल या कोई बहस आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक लगे, जब लगे कि सब कुछ आपकी सोच के हिसाब से ही है। हाँ, जब आपको लगे कि अरे वाह, मैं तो हमेशा से यही मानता था और ये बिल्कुल सही है, तो क्या हमें उसी पल सबसे ज़्यादा सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो विचार हमें सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं, वही हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा सुन्न कर रहे हों? वाह! और हमारे जीवन की, हमारे समाज की सबसे बड़ी बौद्धिक सफलताएं और सच्ची समझ हमारे उसी वैचारिक असहजपन या डिस्कम्फर्ट के ठीक पीछे छिपी हों जिससे हम हर दिन भागने की कोशिश करते हैं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल सवाल है ना? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये जवाब हमें खुद अपने भीतर झांक कर खोजना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो बस इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने की और सवाल पूछने की ये जो प्रक्रिया है, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए।